नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। ये बात उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी कुछ खास रिजल्ट अच्छा आया नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनकी उम्र भी बहुत अधिक हो चुकी है, उनके अटैम्प्ट्स भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं, किसी का लास्ट अटैम्प्ट बचा है, किसी के बस 2 ही अटैम्प्ट्स बचे हैं। और पीसीएस की तैयारी करने वालों में आप देखेंगे तो 40 से ज़्यादा की उम्र भी हो चुकी है। आप देखेंगे ऑफिशियली एज लिमिट बहुत सारे स्टेट्स में 40 साल की है, लेकिन आप जानते हैं सर्टिफिकेट में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो एक्चुअल उम्र 40 से ज़्यादा हो चुकी है। लगभग अपनी आधी ज़िंदगी वो जी चुके हैं सिर्फ तैयारी के नाम पे। क्या कारण हो सकता है, इसी के बारे में मैं सोच रहा था। और जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, जब नई नई शुरुआत करते हैं तो इस बारे में नहीं सोचते, या फिर सोचते भी हैं तो इस रूप में सोचते हैं कि अरे जिन्होंने नहीं किया उनके अंदर ये कमियां रही होंगी तो नहीं हो पाया। हम उसको हल्के में लेते हैं, और यही हल्के में लेना हमें कब उसी कैटेगरी में शामिल कर देता है हमें पता ही नहीं चलता। आज मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो तैयारी के, आप इस पर विचार करें, गंभीरता से विचार करेंगे, आपको कारण पता चल जाएगा, आप अभी संभल जाएंगे और बहुत जल्दी सिलेक्शन लेके आप आगे बढ़ जाएंगे। आप जानते हैं इस वीडियो के लास्ट में मैं क्या कहूँगा। हर वीडियो के लास्ट में मैं क्या कहता हूँ कि एक लाइन होती है, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। अपनी आधी उम्र, असली उम्र, जिस समय आप ज़िंदगी को जी सकते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं, उस समय तो हम तैयारी में निकाल दे रहे हैं। ज़िंदगी जिएंगे कब? 50 साल के बाद? सोचना चाहिए। तो आप पहले तो ये सोचिए कि इसका क्या कारण है, ताकि आप जल्दी सफल हो सकें, इस चक्र से बाहर निकल सकें। कब तक पड़े रहेंगे इसमें? कारण बहुत अजीब सा है। अजीब इस सेंस में क्योंकि अब मैं जो बात आपसे बताने जा रहा हूँ उसे सुन के बहुत सारे लोग इसे रिजेक्ट कर देंगे, पहली नज़र में रिजेक्ट कर देंगे, उसे अपने अंदर जाने ही नहीं देंगे। मैं आपसे इतनी मैच्योरिटी की उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप मेरी बात पूरी सुन लें, बाद में अपना डिसीजन लें, बाद में आप तय करें कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी सुने, इतनी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उन विचारों को भी सुन सकें जिनसे हम सहमत नहीं हैं, जिनके बारे में हमारी राय अलग हो सकती है। सुनने में क्या जाता है, कम से कम हम कुछ नया सीख लेंगे, कोई कुछ हमसे अलग कोई कह रहा है तो ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं कारण के बारे में सोच रहा था, ठीक है, और सोचने में बहुत सारे कारण दिखाई दिए कि भाई कंपटीशन इतना तगड़ा है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद बहुत सारे लोग रह जा रहे हैं। ठीक ठाक कारण है, अच्छा कारण है, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। और इस बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर देखेंगे तो ये बात और सही साबित होगी। लेकिन ये सबसे प्रमुख कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपटीशन की वजह से बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद पीछे हट जा रहे हैं तो कभी न कभी आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो अभी मौका नहीं मिला, जो लोग कटाव से ऊपर गए आपसे थोड़े से बेहतर थे, 1 साल का मौका है, आप फिर से मेहनत करेंगे, अगले साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहीं बीच में ही अगले एग्ज़ाम के आने से पहले ही कुछ घटनाएं ऐसी हो जा रही हैं जिनकी वजह से हम कब 21 साल से 41 साल के हो जा रहे हैं तैयारी करते करते, पता ही नहीं चलता। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसको मैं विस्तार से आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैंने ये पाया कि एक महत्वपूर्ण कारण ये है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, और सबसे दुखद ये है कि उम्र भी हो चुकी है, अटैम्प्ट भी ख़त्म हो चुके हैं और कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, कोई पूछने भी नहीं जाता कि आप अब कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितनी निराशा में जी रहे हैं। कारण मैंने ये पाया, मान लेते हैं कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और प्री नहीं हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम दिए, प्री नहीं हुआ। अब 1 साल का समय आपके पास है, ध्यान से समझिए, इसको पीसीएस पे भी अप्लाई करिए। 1 साल का समय, मान लेते हैं जून में एग्ज़ाम हुआ, अब अगले जून में फिर एग्ज़ाम होगा।
मोटे तौर पे साल भर का समय है। ऐसे में क्या होता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की जो परिस्थितियां हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो दबाव डालती हैं। किसी ने किसी से वादा किया है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस वादे की वजह से किसी ने किसी से वादा किया, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी होने वाली पत्नी, अपने होने वाले पति की बात कर रहे हैं। माँ बाप से भी वादे करते हैं, अपने गुरुओं से भी वादे करते हैं, अलग अलग तरह के वादे होते हैं। लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं होते, टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो दबाव आता है। ठीक है। ऐसे ही आर्थिक परिस्थितियां हैं। वो परिस्थितियां हमें कोई और फैसला लेने के लिए मजबूर करती हैं कि भाई आप कमरा लेके कहीं रह रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन किया है, उसकी फ़ीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, उसकी फ़ीस है, खाने का भी है, पैसे आ नहीं रहे हैं उतने, उसका भी दबाव है। तो इन सारी वजहों से, और भी वजह हो सकती हैं, इन सारी वजहों से हम सोचते हैं, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ और भी कर लेते हैं। और इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। हम एक ही चीज़ सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये अपनी जगह सही और गलत होने की बात ही नहीं है, बात कहीं और है। लेकिन हम ऐसा फैसला करते हैं, और उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि चलो एक और फॉर्म आया है, ये भी भर देते हैं, पीसीएस का भी फॉर्म है वो भी भर देते हैं, हम फॉर्म भर देते हैं। यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं है। अगर हम यूपीएससी को टारगेट करते हैं और बीच में और भी ऑप्शंस लेके चलते हैं, कोई गलत नहीं है। कोई व्यक्ति सिर्फ यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत परिस्थितियों और व्यक्तिगत समझ और व्यक्तिगत अवसरों के आधार पर तय होता है कि हम क्या करेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है। यहीं पे थोड़ी संभावना है कि कुछ लोग ये मान के बैठ सकते हैं कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आपको बहुत सारे फॉर्म बीच में नहीं भरने चाहिए, आपको इधर उधर नहीं देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूँ, इसमें एक समस्या छुपी है, वो दिखाने जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं। इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है, हम देखी भी कर सकते हैं कि यार साथ में हमारे दोस्त ने ये फॉर्म भरा, उसका प्री निकल गया, हम भी भर दिए होते, हमारा भी निकल जाता। ठीक है, हम भर देते हैं। ठीक है, दिक्कत कहाँ है? और इस दिक्कत की वजह से जो मैंने शुरू में बताया, जो बड़ी समस्या आ रही है कि उम्र भी बीत रही है, अटेम्प्ट्स भी ख़त्म हो जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि हमारे पास लगभग साल भर का समय है, 11 महीनों का समय है, और बीच में हमने 2-3 फॉर्म्स भर दिए। उनमें से कई बार आपने देखा होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता होगा कि एक फला एग्ज़ाम होने वाला है, उसका फॉर्म मैंने भर दिया है, और मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैंने घर पे कह दिया कि अरे ठीक है, अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दूर है, इसका एग्ज़ाम देते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये जो बात है ना, ये जो लाइन है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। आप पहले से मान के चल रहे हैं कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। नहीं होगा तो कोई बात नहीं कैसे? क्यों कोई बात नहीं भाई? मान लेते हैं कि 11 महीने बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम है और 4 महीने 5 महीने बाद कोई पीसीएस का एग्ज़ाम है जिसका फॉर्म आपने भरा है। इसमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि आप पूरी तरह से इस बात को मान कर चल रहे हैं कि मेरा अगर पीसीएस हो गया तो मेरे लिए यूपीएससी आसान हो जाएगा, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये पीसीएस मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके लिए मुझे 5 महीने 4 महीने जितना समय देना है मुझे मैनेज करके देना चाहिए। साथ में चूँकि यूपीएससी में ना मेरा मेन टारगेट है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें मैं पढ़ता चलूँ तो हो जाएगा। जब तक आप इस बीच में पढ़ने वाले एग्ज़ाम को गंभीरता से नहीं लेते, तब तक आपके सारे फैसले गलत हैं। क्योंकि जैसे ही आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं, आपका ध्यान थोड़ी मात्रा में उधर जाना शुरू हो जाता है। जब उस बारे में लोग आपसे पूछने लगते हैं, आप उस पर बात करने जाते हैं, तो और ज़्यादा ध्यान उधर जाता है। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी एनर्जी बँट रही है, अलग अलग जगहों पे बँट रही है, और आपने मान लिया कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ज़्यादातर लोग इसी मानसिकता के साथ पूरे साल का समय बिताते हैं और कुछ नहीं होता। नहीं सिलेक्शन होगा भाई, 5 महीने हमने इसमें लगाए, बिना मन के लगाए। अब चूंकि हमने फॉर्म भर दिया है, हमें एग्ज़ाम भी देना है, तो हम अपने आप को कन्विंस करा लेते हैं कि अरे अभी ये एग्ज़ाम है ना, यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो अभी यूपीएससी वाला छोड़ देते हैं। मतलब जो भी आपका मेन टारगेट है, मान लेते हैं मेन टारगेट पीसीएस है, तो पीसीएस वाला भी छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं, कर नहीं रहे हैं, इधर भी नहीं कर रहे हैं, उधर भी नहीं कर रहे हैं। आपके 5 महीने चले गए। आप मान के चल रहे थे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये कंपटीशन है। जिसको आप मान के चल रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में हो भी जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, उसी एग्ज़ाम को लाखों लोग
अपने जीवन का मकसद बना कर बैठे हैं, वो सिर्फ उसी की ही तैयारी कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, वो भी एग्ज़ाम देंगे, आपको क्या लगता है सिलेक्शन किसका होगा? तो सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे ही हल्के में लेके चल रहे हैं, समय बीत गया। अब इस तरह से क्या होता है कि फिर इतना तो 5 महीने 4 महीने का समय गया, फिर एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है वो सामने आ जाता है, फिर उसका प्रेशर, अब तो समय कम बचा है, कम समय है उसका प्रेशर अलग, और एक फेलियर का ठप्पा लग गया उसका अलग। क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं, ज़्यादातर लोग जो उनका जो बैकग्राउंड है, ज़्यादातर लोगों के घर वाले उतने जागरूक नहीं हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर, तो वो उम्मीद बना लेते हैं कि बच्चे ने फॉर्म भरा है तो निकाल लेगा, और जैसे ही हम फेल होते हैं तो ये ठप्पा लग जाता है कि इससे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे? इस तरह की मानसिकता। हम ये नहीं समझते कि इन दोनों का नेचर अलग है। जिस व्यक्ति ने यूपीएससी में पहली रैंक लाई है, अगर उसे एसएससी के एग्ज़ाम बैठा दिया जाए तो संभावना है कि वो फेल हो जाएगा। अगर उसे दोबारा किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में बिठा दिया जाए तो संभावना है कि वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम्स का नेचर अलग है। हम इस चीज़ को तो नहीं समझते, घर वाले भी नहीं समझते, और क्या होता है कि ठप्पा लग जाता है कि हम फेल हो गए। और इस तरीके से सोचिए 10 साल 12 साल तक हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, हमारी ही नज़र में हमारी इमेज ऐसी होती है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाता है। हम अपने बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सबूत इकट्ठा कर लेते हैं अपनी हरकतों से कि हमसे तो नहीं हो पा रहा है, ये छोटा सा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया तो यूपीएससी कैसे निकलेगा? और यही मानसिकता ज़िंदगी भर परेशान करती है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तब भी हम ये सोचेंगे कि हमसे कुछ नहीं हो पाया। लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये कहेंगे कि जब सिर्फ तैयारी करना था, कोई टेंशन नहीं था, तब तो कुछ हो नहीं पाया। अब ये काम मिला है, ये करना है, तो ये कैसे हो जाएगा? ज़िंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, इतना खतरनाक है ये। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर बीच में फॉर्म भरते हैं, आप गंभीर हैं, आपको वो चीज़ चाहिए, तब तो भरिए। क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप भी जानते हैं कि अभी हम उतना, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तैयारी कर सकूं यूपीएससी को, सब कुछ छोड़ छाड़ के यूपीएससी के लिए लग सकूं। मुझे लगता है कि बीच में कोई और नौकरी मिल जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें सिर्फ तैयारी करनी है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, कम से कम इतने अटैम्प्ट्स तो दे लो, वो सिर्फ उसी पे लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसको हल्के में ले लेके बीच में कई सारे फॉर्म भरते हैं कि ये भी भर लेते हैं, वो भी भर लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। अब एक काम करिएगा, इस चीज़ को अगर आप साबित करना चाहते हैं अपने आप को समझाने के लिए, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करिए जिनकी उम्र 30 साल 35 साल तक हो चुकी है और अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्ट ना पूछिए, इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करिए कि वो कौन कौन से फॉर्म भरते हैं, अब तक उन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं। आपको बात समझ में आ जाएगी, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसका कारण क्या है। कंपटीशन उतना भी ज़्यादा तगड़ा नहीं है, उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है कि आप ईमानदारी से लगें तो सिलेक्शन ना हो रहा है। कभी कभी कुछ नंबर से आदमी रह जाता है, लेकिन दोबारा से उसी स्पीड में, उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़े, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो होना ही है, और बेहतर करेंगे, हो ही जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, मेरी बात लगभग अब समाप्त हो चुकी है। अब कोई दूसरा एंगल उठाऊंगा तो ज़्यादा बात कर लूँगा। तो यही बात है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बीच में फॉर्म्स भर रहे हैं, तो ईमानदारी से उस पर काम करिए। जो मेन टारगेट है उसके लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए, या एक ख़ास समय रख लीजिए कि ये अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, बीच में एग्ज़ाम है, अपना 100% देंगे, उसकी तैयारी करेंगे, निकालना ही है। ये नहीं कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये गलतफहमी है, नहीं होगा तो हर तरह से नुकसान होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपने अपना 100% दिया और उसके बावजूद नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है। इसके बावजूद नहीं हुआ, तब आप कुछ सीखेंगे, तब आप और बेहतर बनेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि ये भी हो सकता है ना, मेरे कहने का मतलब ये भी कुछ लोग निकाल सकते हैं कि अच्छा ईमानदारी से लगेंगे तो हो ही जाएगा, क्या ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना तो है कि आप अपना 100% जब एक जगह देना सीख जाते हैं तो बाकी जगहों पर भी 100% देते हैं,
पूरी लगन के साथ लगते हैं और इन चीज़ों का परिणाम आज नहीं तो कल बेहतर ही होता है। आप लगातार बेहतर होते चले जाते हैं, अपनी ही नज़रों में आपका सम्मान बढ़ने लगता है। आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी दिखने लगता है कि आप क्या बनते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये मुझे लग रहा था कि आपको बताना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आप फिर से विचार करिए, देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अगर है तो उसे ठीक करिए। बाकी आपका जो डिसीजन है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे लगना है कोई बात नहीं, और भी चीज़ें करनी है कोई बात नहीं, आप देख लीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।